हेलो। आवाज़ जा रही क्लियर ठीक। नमस्कार, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब ज्ञानगंज में। आज से हम जो ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक की ब्रीफ नहीं देख नॉर्मल एक कहते हैं संक्षिप्त विवरण लिया था। आज से जो क्लास होगी मेनली वो ऋग वैदिक काल की दो क्लासें होंगी संपूर्ण विस्तार पे। पहले क्लास में मैंने बता दिया था, इसके जस्ट पीछे वाली क्लास में आप। अब हम एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रीलिम्स और मेंस हर एक तरीके का एग्ज़ाम जो होगा उसका देखते हुए चलेंगे, और इस लेवल पे पढ़ते हुए चलेंगे कि कोई भी फैक्ट छूटे ना, और कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि क्यों ऐसा हुआ कि ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में धर्म का प्रभाव बढ़ गया। सामाजिक गठबंधन में अब वर्ग के आधार पर विभेद होने लगा, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे विभेद होने लगा। और अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए, राजनीतिक ढांचा में कैसे परिवर्तन आया कि ऋग वैदिक काल में जहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं था वहीं उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत शासन हो गया। भूमि पे अब एक किसी व्यक्ति का अधिकार हो गया जिसको हम राजा की संज्ञा दे दिए। या राजा अब वंशानुगत कैसे हो गया, जो मुखिया था या जो ग्रामणी था, इन सबको भूमि अधिकार में कैसे एक ही व्यक्ति ने वंचित कर दिया पूरी तरीके से। पहले ऋग वैदिक काल में हम देखेंगे कि हुआ ये कि गांव का एक मुखिया होता था, कबीलाई समूह होता था। ऋग वैदिक काल के लोग थे, इनको मेनली माना जाता है ट्राइबल कम्युनिटी थे। ये लोग जंगल में निवास करते थे और कबीलाई समूह जीवन यापन करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये लोग गांव गांव से कस्बा, कस्बा से शहर जैसे कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे एक साम्राज्य के रूप में गठित होने लगे उत्तर वैदिक काल में। तो आज की जो क्लास होगी वो केवल ऋग वैदिक क्लास पे होगी, और ये सब जो मैं अभी पॉइंट आपको बताया हूँ ये सब हम आगे धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे, जब पूरा हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि ऋग वैदिक काल में क्या हुआ और उत्तर वैदिक काल में कैसे समाज बदल गया। तो अभी हम देख लेते हैं ऋग वैदिक काल का संपूर्ण विस्तृत विवरण, जिसमें आप एक भी कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा और ना ही आपको ज़्यादा रटने की जरूरत, आप सब क्लियर हो जाएगा। और एक एक फैक्ट लेके हम लोग चलेंगे जाके एग्जाम में कोई दिक्कत ना होगी कहाँ से पूछ रहा है कहाँ से नहीं पूछ रहा। तो ऋग वैदिक काल के संपूर्ण विस्तृत जब चर्चा करेंगे तो इस पर दो क्लासें होंगी, लगभग 40 से 45 मिनट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास होगी वो ऋग वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल का परिचय जो है वो है वैदिक सभ्यता का आरंभ। भारतीय इतिहास की वास्तविक शुरुआत वैदिक सभ्यता से होती है। इसका क्या मतलब है? अब तक हमने देखा था कि पाषाण काल से कैसे मानव कि में और आ जाए तो नौ पाषाण काल तक नॉर्मल जीवन यापन करता था, सर्वाइवल वाली कंडीशन। लेकिन जब इसके बाद की जो सभ्यताएं आई जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये लोग सर्वाइवल नहीं थे, ये लोग सभ्यता का विकास किए जनरली। ठीक है, कैसे पता चला कि ये लोग सर्वाइवल थे? ये लोग सर्वाइवल इसलिए थे क्योंकि ये कोई एक स्थिर बस्ती का निर्माण नहीं करते थे, और ना ही एक स्थिर सभ्यता का में कोई सभ्यता का नाम नहीं दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही कई सभ्यताएं मानी जाती हैं, जैसे कि जारवे सभ्यता आया, ठीक है, आहार सभ्यता, कैथा, मालवा, ये सब सभ्यताओं को जन्म होता है। लेकिन ये सब सभ्यता क्या थी? ये सब सर्वाइवल से ऊपर की आती हैं। फिर ऋग वैदिक काल के बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल। थोड़ा बोरिंग टॉपिक लगेगा लेकिन ठीक है, पढ़ते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल को माना जाता है कि यहाँ से जो आज का हमारा भारत है, आज का जो भारत है उसका हमको समरूप या उसका हमको परिदृश्य देखने को मिलता है वैदिक काल में। क्योंकि वैदिक काल में हमने अभी जब इस संक्षिप्त चर्चा, आप लोग ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक की दो क्लासें देखी होंगी तो उसमें पता हो गया होगा कि आज का जो वैदिक काल का जो क्षेत्रफल है वो आज के क्षेत्रफल के समरूप है कहीं ना कहीं, किसके? भारतीय परिदृश्य में, ठीक है। तो इसी सभ्यता का प्रारंभिक चरण ऋग वैदिक काल कहलाता है। वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक चरण ऋग वैदिक काल कहलाता है। यह 1000 से, सॉरी,
1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक। यह आर्य नामक जाति भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रवेश कर चुकी थी। जब आर्य नामक जाति, ये भी इनको भी मेनली माना जाता है कि कोई बाह्य आक्रमण मानता है, कोई मानता है कि भारतीय मूल के ही थे। ये सब हम देखेंगे किस विद्वान ने आर्यों को भारत का कहा है और कौन कौन से ऐसे प्रमुख विद्वान रहे जिन्होंने आर्यों को बाह्य बाह्य कहा है, यानी कि बाहर के लोग थे। यह लोग मुख्य रूप से पशुपालक, योद्धा और यज्ञप्रिय थे। कौन? आर्य। ठीक है। आर्य ही भारत में घोड़े को लेके आए, ये याद रखिएगा। इन्हीं के बीच भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई। यही ग्रंथ हमें इस काल की राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति और जीवन पद्धति का सबसे विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करता है। कौन? ऋग्वैदिक। जो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद है, ठीक है, और ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ के रूप में माना जाता है। ऋग्वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति, आर्यों का आगमन और उनकी बसावट का मतलब यह है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य कहाँ से आए और किस मार्ग से आए, कहाँ के मूल निवासी थे और किस प्रकार की बस्तियों का इन आर्यों ने निर्माण किया। आर्यों का आगमन अगर आप देखेंगे, आज का वर्तमान भारत देख लेते हैं। ये अगर मानचित्र को हम समझते हैं इसके माध्यम से कि आर्यों का आगमन भारत में, ये माना जाता है कि आर्यों का आगमन इधर से या फिर इधर से, बाल्टिक देशों से, ऊपर अगर जाएंगे तो रूस रूस जो है बाल्टिक देशों से, और कुछ लोग मानते हैं कि ईरान और इराक से आए। ईरान, इराक, ये माना जाता है। कुछ लोग क्रीमियाई द्वीप, वही इसके ईरान के पीछे के साइड वाले क्षेत्रफल को आप लोग भूगोल में जब देखेंगे मानचित्र में, वो आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। और कुछ लोग मानते हैं कि आर्य जो थे वो इस क्षेत्र के मूल निवासी थे। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से को, ये लोग मानते हैं, कुछ लोग, कुछ विद्वानों का, कि ये आर्य यही की बस्ती के थे जिन्होंने अपना धीरे धीरे विकास कर लिया। ठीक है। और इन अब आर्यों की जो बस्तियां थी, की जो बसावट थी, वो किस प्रकार की थी, कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में थी। मेनली जो आर्यों की प्रथम काल में ऋग्वैदिक के प्रथम चरण में देखेंगे तो सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त प्रदेश में थी। लेकिन जब इसके जस्ट ऊपर वाले चरण में आएंगे तो आपको दिख जाएगा गंगा यमुना दोआब। हाँ, दोआब। इनकी जो बस्तियों की बसावट ये थी कि ये छोटे छोटे कबीलाई लोग, एक कबीला मानते हैं कि यहाँ रहा होगा, एक यहाँ और एक छोटे छोटे कबीलाई समूहों में ये लोग निवास करते थे। आर्य लोग मध्य एशिया, संभावित क्षेत्र कैस्पियन सागर के आसपास से आए। यहाँ लिखते हैं कैस्पियन के अलावा बाल्टिक, क्रीमियाई, कुछ लोगों का मानना है कि जो प्रमुख भारतीय क्षेत्र में, प्रमुख भारतीय क्षेत्र में, इनका भारत में प्रवेश उत्तर पश्चिम दर्रे, खैबर दर्रे से होता हुआ
मिलता है। आपको जब ये अफगानिस्तान वाले एरिया में आएंगे, इधर से जब ऊपर की तरफ से आपको दिखेगा कि खैबर दर्रे के पास से अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत का त्रिलिंक है, वहां से वो लोग अंदर आते हैं। भारत में आने के बाद ये सप्त सिंधु प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अफगानिस्तान का भाग में बसे। सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों की भूमि। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता यानी कि झेलम, परुष्णी यानी कि रावी, अस्किनी यानी कि चेनाब, बिपाशा यानी कि ब्यास और सतुद्री यानी कि सतलज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है हर साल, लगभग लगभग अगर 1-2 साल गैप कर दें तो स्टेट पीसीएस में, किसी भी स्टेट पीसीएस में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ये इनके नामों का मिलान कीजिए कि वितस्ता को झेलम कहते थे या परुष्णी को रावी कहते थे, इस हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। यह क्षेत्र था जहाँ पहली बार भारतीय वैदिक संस्कृत का उदय होता है। क्यों इसी क्षेत्र में हुआ, ऐसा क्या कारण थे कि सभ्यता का उदय यहीं क्यों हुआ? जब हम पढ़ रहे थे, मैं बता रहा था कि सभ्यताओं का उदय होने के प्रमुख प्रमुख कारणों में कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण थे, जैसे जो सभ्यताओं के या मानव बस्तियों की बसावट के लिए प्रमुख उत्तरदायी होती हैं। तो अगर किसी भी मानव बस्ती की बसावट के लिए, नॉर्मल सा टॉपिक प्रश्न लिख लेते हैं कि मानव बस्तियों की बसावट के लिए प्रमुख कारक। ठीक है, दिमाग एक बार चलाइए। सबसे पहले क्या कारण रहा, क्या प्रमुख कारक कौन कौन से हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो सबसे पहला होगा भौगोलिक परिदृश्य, दूसरा होगा राजनीतिक परिदृश्य और तीसरा होगा सामाजिक परिदृश्य। राजनीतिक परिदृश्य का मतलब ये हो गया कि उस क्षेत्र पे किसी और राज्य या किसी और कबीलाई या किसी और समूह का कब्जा नहीं है। दूसरा सामाजिक, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, अगर मैं किसी क्षेत्र में जाके अपना घर बसाना चाहूँ तो मैं ये देखूंगा कि उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो क्या मेरे से मिलते जुलते हैं या एकदम मेरे अन्य हैं। तो मेरी कुछ मान्यताएं होंगी, जैसे कि मैं मान लेता हूँ पत्थर की पूजा करता हूँ, तो क्या उस क्षेत्र के लोग पत्थर की पूजा करते हैं या इससे मिला जुला कुछ स्वरूप उनका है, या वो लोग आक्रामक नहीं है, उनमें सामाजिक सौहार्द है, या सामाजिक एक तो कह सकते हैं कि सामाजिकता, कम्युनिटी, सामुदायिकता है, लोगों, बाहरी लोगों को एक्सेप्ट करने की क्षमता है उनके में नहीं है, या लोग वो भगा देते हैं, या लूट पाट जैसा एरिया है वो। ठीक है। अब भौगोलिक परिदृश्य का मतलब ये हो गया कि क्या वहाँ बाढ़ आती है, या बहुत ज़्यादा ठंड है, या बहुत ज़्यादा गर्मी का क्षेत्र है। ठीक है, या पानी की उपलब्धता नहीं के बराबर है, या पानी की उपलब्धता है, भूमि का प्रकार कैसा है, या जंगल ही जंगल है। तो सबसे पहले प्रमुख कारकों में अगर भौगोलिक कारकों के देखें तो ये साधारण टॉपिक नहीं है कि मानव बस्तियों की बसावट के लिए प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। ये मेंस के क्वेश्चन है। सिंपल सा है कि ये यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस और यूपीएससी के मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में ये टॉप क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये मेंस का है, इम्पॉर्टेंट है। तो हल्के में मत लीजिएगा ये वाले सेगमेंट की कि क्यों फालतू में ऐसा बता रहे हैं कि मानव बस्तियों की बसावट के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। तो भौगोलिक कारक में सबसे पहला होगा भूमि के उपलब्धता, लिख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं सिंचाई के साधन। मिट्टी के प्रकार। ठीक, ये 3 टॉपिक प्रमुख हो गए। चौथा क्या होगा? मौसमी दशाएं। मौसमी दशाएं।
मतलब जलवायु की प्रकार है, कोष्टक में लिख लेंगे जलवायु प्रकार। ठीक है। अब एक प्रश्न है कि उच्चावच देख लेंगे। उच्चावच का मतलब होता है उबड़ खाबड़, या एक तरीके से कि पहाड़ है, पठार है, कि क्या है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है। सबसे पहले उच्चावच लिख लीजिए, क्योंकि आप सोचिए कि आप जाके लद्दाख में धान उगा लें, ऐसे जनरली कॉन्सेप्ट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और अन्य फसलों को उगा लें, ये जनरली लद्दाख में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उच्चावच के हिसाब से देख। अब आते हैं, ये हो गया पहला कारण भौगोलिक प्रकार में, भूमि की उपलब्धता, सिंचाई के साधन, मिट्टी के प्रकार, मौसमी दशाएं यानी कि जलवायु प्रकार, और उच्चावच। ठीक है। अब इसका दूसरा है कि भौगोलिक हो गया, राजनीतिक कारण, राजनैतिक कारक। राजनैतिक कारकों में सबसे पहला कारक कौन सा ऐसा होगा कि किस साम्राज्य या किस प्रकार के साम्राज्य, किस प्रकार के साम्राज्य के अधीन। जैसे जनतंत्र या फिर राजतंत्र। जनतंत्र में अब भौगोलिक कारक से उठाते हैं भूमि। भूमि पे जनतंत्र में अधिकार किसका होगा? सामान्य जनता का, सामान्य लोगों का अधिकार, सामान्य लोगों का संसाधनों पे अधिकार, संसाधनों पर अधिकार। तो इसका क्या प्रभाव होगा? मान लीजिए हमको दूसरे के खेत में मजदूरी करना, तो मैं कितने शिद्दत से करूंगा? बहुत नॉर्मल तरीके से, जैसे मजदूरी करने जाते हैं वैसे करके चले आएंगे। लेकिन अगर हम अपनी खेती है, मेरी खेती है, तो मैं उस पर क्या करूंगा? मैं बेहतर तरीके से नए नए प्रयोग करूंगा कि कैसे मैं इस खेत की पैदावार बढ़ा सकता हूँ, या जो फसल बो रहा हूँ उसकी पैदावार बढ़ा सकता हूँ, इस खेत की उर्वरता मैं कैसे बनाए रख सकता हूँ। तो ये सब प्रमुख होंगे जो हम इनोवेशन करते रहते हैं अपने चीज़ों पे या अपने संसाधनों पे। लेकिन राजतंत्र में क्या होगा? भूमि पर राजा का अधिकार हो जाएगा, संसाधनों पर राजा का अधिकार होगा। ठीक है। तो इससे जो है आविष्कारों की कमी होगी, भूमि की उर्वरता को अतिदोहित किया जाएगा। ठीक है, जिससे आगे चलकर क्या होगा? अ, भूमि की उर्वरता खत्म हो जाएगी। ये हो गया आपके प्रमुख राजनीतिक कारण में एक। समाज का प्रकार क्या होगा? अब सॉरी, राजनीतिक कारक में ही ये देख लेंगे कि जनता के अधिकार हैं कि नहीं है। तो इसमें इन दोनों में देखें तो राजनीतिक कारक में यही प्रमुख है, बाकी छोड़ देते हैं। सामाजिक में आते हैं। सामाजिक कारक, समाज का प्रकार यानी कि कबीलाई, सामान्य, सामाजिक सौहार्द, संवेदनशीलता।
ये तो लगभग लगभग हर बस्ती के लिए, अगर ऋग्वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के काल तक देखें तो यही रहा है, कबीला इस प्रकार का। सामान्य में देखेंगे तो वही जो मैंने बताया कि समाज का प्रकार क्या है, जैसे कि कौन कौन कैसा मूर्ति पूजा उपासक है, या फिर नॉर्मल एक समाज में एक से अधिक मान्यताएं हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान किस प्रकार का है। ऋग्वैदिक काल में देखें तो एक से अधिक प्राकृतिक देवताओं को हमको मिलता है। उसी प्रकार से क्या वो समाज इस प्रकार का है कि एक से अधिक भगवान को या एक से अधिक मान्यताओं को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सामाजिक सौहार्द, ये दोनों सेम टॉपिक है, ठीक है। और संवेदनशीलता, एक्सेप्टेंस, कि बाह्य लोगों को एक्सेप्ट करने की क्षमता उस समाज में है कि नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है मानव की बसावट के लिए। इसके लिए मानव बस्तियों के प्रमुख कारकों के लिए उस समय का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के नाम पर ही जो चार प्रमुख वेद हैं भारतीय समाज में भारतीय हिंदू समाज में, जिसके हिसाब से हमारा पूरा सामाजिक संचालन होता है, हमारे पूरे एक समाज का निर्माण कैसे हुआ, समाज कैसे चलेगा, इस प्रकार के जो नियम कानून या फिर प्राकृतिक संदेश, नैतिकता का संदेश दिया गया, वो इन चारों वेदों में दिया गया। कई जगह कर्मकांडों के बारे में भी दिया गया, विज्ञान के बारे में भी दिया गया, ज्योतिषी और भौगोलिकी के बारे में भी हमको हमारे चारों वेदों में ज्ञान मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पुराना जो है, सबसे पहले वैदिक का सभ्यता का पार्ट है ऋग्वैदिक, तो ऋग्वैदिक का नाम ही पड़ा है ऋग्वैदिक वेद के, ऋग्वैदिक वेद यानी कि ऋग्वेद पे, सॉरी ऋग्वेद पे, ठीक है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है, ठीक। में यह सूक्तों यानी कि भजन मंत्र का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति में रचे गए, को ऋचाएं भी कहते हैं, ठीक है। कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,500 ऋचाएं हैं। ये विभिन्न ऋषि परिवारों ने रचा, जैसे गृप्त, समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्र, भरद्वाज, वशिष्ठ और कण्व आदि ने। यह ग्रंथ किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप में चलता आगे रहा। बाद में किसी एक व्यक्ति ने इनका संकलन कर दिया, जैसे अ, गृप्त, समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ और कण्व, इन सब प्रमुख विद्वानों या ऋषियों ने अपने परिवार में मौखिक रूप से आ रही चीज़ों का पेपर पे, ताम्र पत्र पे, ठीक है, या भोज पत्र पे क्या किया, लिखित रूप में साक्ष्य उपलब्ध करवा दिया। ऋग्वेद का उद्देश्य क्या था? इसका प्रकृति और देवता की शक्तियों के माध्यम से जीवन के रहस्य को समझना। जैसे कि वर्षा क्यों हो रही है, तो उसको हम एक प्राकृतिक रूप से सांकेतिक देवता का संज्ञा दे दिए, अपने सहूलियत के लिए, समाज को चलाने के लिए, ठीक है। अब कैसे ये जो देवता है प्रकृति का या वर्षा का, या हमारी जो रक्षा करता है, कैसे शक्तियां प्राप्त करता है और कैसे हम उससे शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी के बारे में, या इन सभी तथ्यों या इन सभी कह सकते हैं खोज एक तरीके से किया उस समाज में, और देखा माध्यम से जीवन को, रहस्य को समझने के लिए। ऋग्वेद में देवता कोई मूर्ति नहीं थे, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक थे, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, वर्षा, आकाश आदि। जैसे कि मतलब अगर इंद्र को देख लें तो वर्षा का देवता माना जाता, अग्नि को आग का देवता माना जाता, वरुण को नैतिकता का देवता माना जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से देवता क्या था, कोई भगवान की संज्ञा नहीं थी, उनको प्राकृतिक संज्ञा दी गई थी कि ये प्रकृति है, प्रकृति की पूजा होती थी ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। ऋग्वेद के 10 मंडल। अब हम ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से भी, कि अगर कभी दे दिया कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के 10 मंडलों का उल्लेख कीजिए और उन 10 मंडलों में क्या क्या प्रमुख फिर देवता, कौन कौन से प्रमुख देवता रहे हैं, क्या क्या प्रमुख बातें रही हैं और कौन कौन से प्रमुख उपदेश दिए गए हैं, इनके बारे में चर्चा कीजिए 200 शब्दों में। या फिर अगर प्रीलिम्स का देखें तो ये दे देगा कि कौन से मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद में कौन से देवता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आप नीचे ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 करके, आप 2 क्वेश्चन बना दिया कि किसका उल्लेख किया गया, और दूसरा क्वेश्चन है
कि किसका उल्लेख नहीं किया गया है इन सभी चारों विकल्पों में से। तो पहले मंडल का कर दे दिया इंद्र, अग्नि, वरुण, मरुत, उषा, और यहीं दे दिया आपको विष्णु। प्रश्न एक अगर यहीं बना लेते हैं, में से पूछ ले कि कौन पहले मंडल में उल्लेखित नहीं है। तो पहले मंडल में कौन कौन से हैं? सिंपल सा है कि इंद्र, अगर आप पढ़े रहेंगे तो इंद्र, अग्नि, वरुण, मरुत और उषा आपको याद आ जाएगा। विष्णु हमको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं मंडल पहला, देवता और प्रमुख कौन थे, और इस कालखंड में प्रमुख कौन सी बुक लिखी गई, या कौन से प्रमुख ग्रंथ या स्रोत लिखे गए, कौन सी प्रमुख देवता को स्तुति दी गई, ऋचाएं लिखी गई, और उसके रचयिता कौन रहे, भाषा शैली कही रही, और विशेष तथ्य के बारे में। तो मंडल एक के जो प्रमुख देवता हैं वह इंद्र है, अग्नि, वरुण, मरुत और उषा है। अनेक ऋषि जो हैं वो विश्वामित्र हैं, गौतम है, कण्व है और आदि। का मतलब अनेक ऋषियों में इस कालखंड में जो लिखी गई हैं बातें या ऋचाएं या स्रोत या श्लोक, वो अनेक ऋषियों ने मिलकर लिखा है, जिसमें सबसे प्रमुख रहे हैं विश्वामित्र, गौतम और कण्व। भाषा शैली प्राचीन और सरल रूप में लिखी गई है। पहले मंडल में सर्वाधिक सूक्त 191, प्रारंभिक सामाजिक जीवन तथा दान, युद्ध, देव स्तुति, इन सभी को इसी में पहले मंडल में सबसे अधिक सूक्त लिखे गए हैं। टोटल 191 सूक्त लिखे गए हैं मंडल में। ठीक है, 191 सूक्त लिखे गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो सूक्त लिखे गए हैं जो समाज में किस वर्ग को समर्पित है या किस चीज को समर्पित है, वह सामाजिक जीवन पे, दान पे, युद्ध पे, देव पे और इन सभी पहलुओं पे समर्पित है। अब मंडल नंबर 2 में है जो सबसे प्रमुख देवता वो है अग्नि और इंद्र। रचयिता कौन से हैं? ऋषि और गृप्त समद। अग्नि और इंद्र, ऋषि, गृप्त समद। भाषा अधिक प्राचीन, मतलब भाषा जो थी अधिक प्राचीन थी, इस और पुरानी थी। युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है। इंद्र, अग्नि की स्तुति, युद्ध और वीरता का वर्णन। युद्ध के जो देवता थे वो थे प्रकृति के विनाशक के देवता, वर्षा के देवता, युद्ध के देवता, और समाज को संचालित, यानी कि समाज को बाह्य आक्रमण से बचाने का जो काम था वो था इंद्र का। ठीक है, तो अग्नि की स्तुति, अग्नि को सबसे पहले पुकारने वाला मंडल कौन सा है? द्वितीय, ये याद रखना है। तीसरे मंडल की बात कर लेते हैं, तो तीसरे मंडल में इंद्र, अग्नि, अश्विन है। ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। शैली सरल और धार्मिक हो जाती है, तीसरे मंडल में धार्मिक हो जाती है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की सरस्वती नदी की महिमा के। तो अगर आता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो ये मंडल की रचना विश्वामित्र ने की। ठीक है, गायत्री की रचना विश्वामित्र ने की थी, तृतीय मंडल में है ये। मंडल नंबर 4 क्या है? इंद्र, अग्नि और रुद्र का उल्लेख किया गया है। कौन से ऋषि थी? वामदेव और गौतम, दो ऋषियों ने मिलकर इस मंडल की रचना की थी। भाषा क्या थी? पुरातन, यानी कि ये वाली भाषा का प्रकार था, तब भाषा अधिक प्राचीन थी। ठीक, युद्धक भाव जो था, इंद्र की वीरता, रथ और अस्त्र शस्त्र का वर्णन देखने को मिलता है। अगर देख लिया जाए कि ऋग्वैदिक काल में औजार और हथियारों का वर्णन किस मंडल में किया गया है, तो वो होगा मंडल नंबर 4 में। मंडल नंबर 5 में क्या है? इंद्र, मरुत और अंशुमन नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ऋषि क्या थे? अत्रि। ये देवता आज के देवता नहीं है, ये ध्यान रखना। ये वाले जो देवता या प्रमुख विषय हैं, ये इसमें आज के देवताओं के बारे में नहीं की जा रही है। जो जिनकी मूर्ति पूजा होती है, ये वो देवता थे जो सामाजिक उपासक या प्राकृतिक देवता थे। ठीक है, जो समाज के संचालन में समाज को शक्तियां देते थे, इस प्रकार के देवताओं के बारे में ऋग वैदिक काल में चर्चा की गई है, न कि कोई धार्मिक देवता की चर्चा की जा रही है। ठीक, अगर प्रश्न में आ गया कभी प्रीलिम्स में ही कि क्या आज का जो कथन नंबर 1 देता है कि सभी देवता जो हैं प्राकृतिक देवता हैं, कथन नंबर 2
ऋग्वैदिक काल और आज के भारतीय समाज के देवताओं की समानता सेम या प्रमुख है। उनको उसी आधार पे पूजा जाता है जिस आधार पे वे ऋग्वैदिक काल में पूजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक, क्या सभी देवता प्राकृतिक देवता हैं, ये भी गलत है, नहीं गलत है। दूसरा, क्या ऋग्वैदिक काल में जो पूजा पाठ का संचालन या क्रियाविधि थी वो आज के भारत के वर्तमान के धर्म या देवताओं की में के पूजा पाठ में जो क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है सेम है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन एक और दो दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। शैली कैसी थी? धार्मिक और यज्ञ प्रधान। सोम यज्ञ का महत्व, देवताओं की एकता का भाव, एकम सदि सॉरी एकम सदिप्रा बहुधा वदंती। मंडल नंबर 6, इंद्र अग्निपूषण ऋषि भरद्वाज, शैली सहज और धार्मिक, कृषि का उल्लेख मिलता है, कृषि कर्म का प्रारंभ, गो गाय का महत्व दर्शाया गया कौन से? छठे मंडल में। ऋग्वेद के छठे मंडल में कृषि और पशुपालन से संबंधित मान लेते हैं इसको। छठा मंडल जो है आपका वो कृषि और पशुपालन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन। मंडल नंबर 7, इंद्र वरुण मरुत, ऋषि कौन से थे? वशिष्ठ। शैली कैसी थी? अब शैली धीरे धीरे कैसी हो जाती है? राजनीतिक और धार्मिक। अभी तक धार्मिक और प्राकृतिक चल रही थी, लेकिन अब शैली 7वें मंडल तक आते आते शैली कैसी हो गई? शैली हो गई राजनीतिक और धार्मिक। इसमें मिलता है दशराज युद्ध का उल्लेख, सुदास बनाम 10 जन, सरस्वती नदी की स्तुति इसमें भी मिलती है। तो कौथे कौथे तीसरे मंडल में हमको देखने को मिलता है, जहाँ जिसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, गायत्री मंत्र के साथ सरस्वती नदी की स्तुति मिलती है। वहीं मंडल नंबर 7 में जिसकी रचना की है वशिष्ठ ने, दशराज युद्ध की दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है और हमको सरस्वती नदी की स्तुति के बारे में भी जानकारी मिलती है। दशराज युद्ध का जो आगे आएगा, एक भरत नामक कबीला था, भरत नामक कबीला था, ये विजयी होता है, ठीक। और आगे चल के इसी के नाम पे ही क्या पड़ा? आज के वर्तमान भारत का नाम पड़ा है। मंडल नंबर 8, इंद्र अश्विन और मरुत, ऋषि किसने था? कौन? शैली कैसी थी? विविध भाषा की। विशेष तत्व क्या था? वीरता और युद्ध की भावना, दानशीलता का वर्णन किया गया है 8वें मंडल पे। तो ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट अगर देखने को मिलेगा तो 8वें मंडल पे किसका? ट्रस्टीशिप, ठीक है, यानी कि दानशीलता, ठीक है। मंडल नंबर 9, सोम देवता, सर्व ऋषि सामूहिक स्तुति के में देखा जाए, वहीं पूर्णतः सोम से संबंधित है। सोम को देवता रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सोम रस का धार्मिक महत्व है। तो जो सोम देवता था, ऐसा माना जाता था कि सोम रस का पान करते थे, इसकी एक प्रमुख विशेषता थी ऋग्वैदिक काल में। मंडल नंबर 10 में क्या है? इंद्र वरुण यम विष्णु और उषा, अनेक ऋषियों ने मिलकर इसकी रचना की थी। भाषा थोड़ी नई, उत्तर काल के संक्रमण की शुरुआत के दौर के मिलती है, ठीक है। सामाजिक और दार्शनिक विषय इसमें मिलते हैं प्रमुख। सबसे पहले नासदीय सूक्त, सृष्टि का रहस्य, पुरुष सूक्त, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक बीज, और यम यमी संवाद, स्त्री शक्ति की झलक हमको देखने को मिलती है मंडल नंबर 10 में, ठीक है। अब याद रखना है कि पूरे मंडल में, 10 मंडल में कहीं भी प्रमुख रूप से देखें तो ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिला है। तो ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिला है, और डायरेक्ट भगवान शिव, यानी कि जो अगर शिव नामक देवता का भी उल्लेख हमको नहीं मिलता है। शिव को पशुपति के रूप में मान लिया जाता है अभी भी। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा पाठ के रूप में हमको देखने को मिलता है, ठीक। विष्णु का पूरे ऋग्वेद में एक बार उल्लेख मिला है, वो कहाँ पे मिला है? मंडल नंबर 10 में। अब आते हैं टॉपिक नंबर 4 जो है सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ कैसा था उस कालखंड में।
हाँ, कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, सामाजिकता कैसी थी। परिवार और समाज की रचना। समाज की मूल इकाई कुल यानी कि परिवार हुआ करती थी। परिवार मिलकर ग्राम बनाते थे, ग्राम मिलकर विश्व और विश्व से मिलकर जन बनाते थे। तो अगर आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें तो सबसे पहले क्या आएगा, परिवार। ठीक, परिवार मिलके क्या बना रहा है आपका, परिवार को कुल कर लिख। परिवार कई मिलके क्या बनाएंगे, ग्राम। कई ग्राम मिलके क्या बनाएंगे आपको, विश्व। कई विश्व मिलके बनाते थे जन, जनपद। क्या? यह एक जनजाति ट्राइबल समाज था, किसी राष्ट्र की धारणा नहीं थी। स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्र की धारणा तो हमको हमारे भारत में देखा जाए तो अंग्रेजों के आगमन के बाद आया है, जब 1857 की क्रांति हुई है। आगे जब हम पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का वर्तमान या आधुनिक भारत का इतिहास, तब हम वहाँ समझ जाएंगे कि कैसे राष्ट्रवाद का उदय होता है भारत में। फिर दूसरा टॉपिक है परिवार व्यवस्था। परिवार पितृसत्तात्मक यानी कि पाट्रियार्कल था। पिता परिवार का मुखिया होता था और संपत्ति का अधिकार पुरुषों को था। विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता था। एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, यानी कि ऋग वैदिक काल में बहुपत्नी विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी, एक पत्नी विवाह प्रथा प्रचलित थी। ठीक है। पैट्रियार्कल का मतलब होता है सिंपल सा है कि जब संपत्ति के अधिकारों पर पुरुष का अधिकार हो, ठीक है, ना कि महिला वर्ग का अधिकार हो। सिंपल सी बात है कि पैट्रियार्कल का मतलब ही होता है कि संपत्ति के अधिकार या समाज के संचालन पे जो अधिकार होता है वो केवल केवल पुरुष का हो। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सुदृढ़ थी, शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध थी। इस कालखंड में कई ऐसे विदुषी, विदुषी उनको कहते हैं जो, जैसे विद्वान वो होता है जो पुरुष वर्ग का पढ़ा लिखा वर्ग हो, उसको विद्वान कहते हैं, जो अच्छी जानकारी रखता हो या किसी एक विषय वस्तु की बहुत बेहतरीन या अन्य विषय वस्तुओं की भी बेहतरीन जानकारी रखता हो। वहीं महिलाओं के संदर्भ में देखें तो किसी एक विषय वस्तु या अनेक विषयों पे विस्तृत अध्ययन करने के बाद जो बेहतरीन ज्ञान या एक समाज को संचालन के लिए बेहतर ज्ञान की जरूरत पड़ती है, उसकी समझ रखने वाले महिला के प्रकारों को क्या कहते हैं, विदुषी कहते हैं। ठीक है। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, यज्ञों में भाग ले सकती थी और अपने विचार व्यक्त कर सकती थी। यानी कि ऋग वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, यज्ञ में भाग ले सकती थी और अपने विचार व्यक्त कर सकती थी। कई स्त्रियां ऋषिकाएं थीं। वो ऋषिकाएं कहना अच्छा नहीं होगा, जहाँ तक क्या माने विदुषी कह सकते हैं, सबसे अच्छा है। जैसे घोषा, लोपामुद्रा, अपाला या विश्ववारा। यम यमी संवाद को स्त्री की विचारशीलता दिखाती है, उन्हें समाज में समानता का अधिकार प्राप्त था। वर्ण व्यवस्था की स्थिति क्या थी देख लेते हैं। कोई कठोर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का बीज रूप मात्र मिलता है, वो भी कहा मंडल नंबर इसमें 10 में। मंडल नंबर 10 में हमको मिलता है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त के हिसाब से व्यवस्था को जो जन्म जात, जो आज वर्तमान जाति स्वरूप है भारत में ये इसी की देन है। ठीक। तो पुरुष सूक्त में माना गया कि मंडल नंबर 10 में इसका उल्लेख है, जो जन्म है, जो जाति है, जन्म आधारित हो जाती, जन्म आधारित हो जाती है। यानी कि अगर मुख से देखेंगे, पुरुष सूक्त में लिखा गया है सिंपल सा, एक अगर पूरा डिटेल्स में चले जाएं, पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि ब्रह्मा जो थे, ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा रूपी एक महान पुरुष के मुख से इसका जन्म हुआ, ब्राह्मणों का। ब्राह्मण
ठीक है। और इसी के जंघे से पैर से, और एक है जो नॉर्मली बीच से शूद्र का उल्लेख मिलता है, सॉरी वैश्य का हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है। वक्ष एक है, जंघे से आपके वैश्य हो गए, क्षत्रिय, ये पुरुष सूक्त के अकॉर्डिंग है। ठीक है। ब्रह्मा के मुख से क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जो जंघा से, शूद्र जो है चरण से उत्पन्न हुए। ये थोड़ा सा गलती हो गया, माफ करिएगा, ये आपका है भुजा। मतलब इससे, शोल्डर, हाथ से। परंतु यह प्रतीकात्मक था, सामाजिक विभाजन नहीं था ऋग वैदिक काल में। लेकिन इसी को उत्तर वैदिक काल में आधार मान लिया जाएगा, किसका? सामाजिक विभाजन का, या जन्म के आधार पे जाति व्यवस्था का। जहां तक हो गया, अब आते हैं पांचवा के धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ कैसी थी उस कालखंड में। ठीक। तो इसको यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे कहाँ तक? धार्मिक जीवन, राजनैतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक और साहित्यिक जीवन, दार्शनिक विचार, भौगोलिक स्थिति, ऋग वैदिक काल का समापन कैसे हुआ, और ऋग वैदिक काल समाज की विशेषताएं क्या क्या थी, महत्वपूर्ण सूक्त और उनके अर्थ, प्रमुख देवता उल्लेख, रोल और क्यों प्रतिष्ठित थे ऋग वैदिक काल में, ये इसके लिए ये भी देख लेंगे। निष्कर्ष यहाँ तक तो शायद ये कल ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आज थोड़ा सा और देख लेते हैं। धार्मिक जीवन और राजनीति देख लेते हैं। धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ, प्राकृतिक पूजा। थोड़ी क्लास बड़ी हो रही है, 1 घंटे के आसपास तक चली जाएगी, तो ध्यान से बैठे रहिए, आराम से देखते रहिए। चाहिए तो आप नोट करते हुए चल, वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी मैं प्रीलिम्स हिसाब से आपको आगे पढ़ा दूंगा। प्रकृति का, एक वैदिक आर्य उपासना करते थे। देवताओं की मूर्ति नहीं, केवल यज्ञ और स्तुति के माध्यम से पूजा होती थी। ठीक है। देवताओं की मूर्ति केवल यज्ञ और के माध्यम से ही पूजा होती थी। मुख्य देवता इंद्र, सर्वथा युद्ध, वज्रधारी, इनको संज्ञा प्राप्त थी। अग्नि यज्ञ का देवता, मनुष्य और देवताओं के बीच का दूत। वरुण नैतिक व्यवस्था और कॉस्मिक ऑर्डर के रक्षक माने जाते थे। सोम अमृत और आनंद का, सोम रस को आनंद का स्रोत बताया। सूर्य, उस वायु, सरस्वती आदि का भी उल्लेख हमको मिलता है। धार्मिक जीवन, यज्ञ और अनुष्ठान के प्रकार, यज्ञ घरों में अग्नि वेदी पर
मैं तो सबने हर लोग बीच में कुंड हो, बाकी जो आते हैं हवन करने, पशु बल, पशु बलि का उल्लेख नहीं है। यह प्रतीक यज्ञ का उद्देश्य था देवता समृद्धि प्राप्त करना। आग भी पुजारी वर्ग होता, मंत्र पढ़ने वाला पुजारी जो होता था। ब्राह्मण अधर्व आदि की भूमिका बाद के युग में स्पष्ट उत्तर वैदिक। ब्राह्मण सर्व सर्वयुग और आदि के बाद के युग धर्म के धारण प्रकार के धर्म के लोग साई मंदिर धर्म कर्म से जुड़ा था, न कि कांड से। ईश्वर की एकता की झलक कम सब सदिप्रा बहुधा वदंत, सत्य एक ज्ञानी उस कई नामों से पुकारते हैं। राजनीतिक जीवन राजनीतिक सबसे बड़ी इकाई जन थी। ये कई विश्राम समूह बनाते थे। एक जन का अपना राजा होता। ये राजा जो था गणतंत्र के दम से वैदिक ना कि अनुगत है। राजा का पद वंशानुगत पद, परंतु जन की आवश्यक थी। पॉइंट कंफ्यूज पढ़ लीजिए, थोड़ा सा लिख। राजा का जो पद वंशा नहीं था, ऋग वैदिक का है। राजा को गो रक्षक कहा गया है। वह प्रजा की रक्षा करता था। वह युद्ध न्याय और यज्ञों का प्रमुख। सभाएं दो प्रमुख संस्थाएं थी, सभा और समिति। सभा में वरिष्ठ और अनुभवी लोग निर्णय लेते थे। समिति जन सभा थी जिसमें प्रजा अपनी राय देती थी। लोग आरंभिक झलक प्रस्तुत करती हैं। और इन दोनों संस्थाओं में ऋग वैदिक काल में महिलाओं के भाग लेने से अधिक जो भाग लेने के बारे में सभाओं सेना और युद्ध। सेना में रथ घोड़े धनुष बाण भाले तलवार आदि हथियार को युद्ध देवता कहा गया है। प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध सप्तम मंडल में उल्लेख था कि राजा सुदास भरत जन बनाम 10 जन व यदुतुपस आदि मिलते हैं। यह भारत का सबसे पुराना रिकॉर्डेड युद्ध। आर्थिक जीवन कैसा था? मुख्य व्यवसाय मुख्य पालन, गाय को अगन्या 12,000 कहा गया। गाय धन और समृद्धि का प्रतीक। समाज में जिसके पास जितनी गाय है वो समाज का उतना ही धनाढ्य, उतना ही संपन्न परिवार माना जाता। कालखंड कल भी देखा, आज के 20 साल पहले भी भारतीय प्रजा के यहाँ ज़्यादा पशु हैं। समाज में एक प्राप्त था। हाँ, ये बड़े लोग हैं। का प्रारंभिक है, जैसे जौ का उल्लेख है। जौ वर्षा हल का उल्लेख नहीं मिलता है, पर जुताई का संकेत है। हल के साक्ष्य हम कहाँ से मिले? लेकिन ऋग वैदिक काल में हमको हल का धन और विनियमन। धन का माप गौ से 4, 6 और 10 गाय जिसके आधार पे भी सिक्कों का उपयोग नहीं था। प्रणाली थी का उपयोग नहीं। मान लीजिए हमारे यहाँ आज हमारे यहाँ चना हुआ है, आपके यहाँ से मटर ले लें। आप हमसे मटर के बदले चने ले लें। वहीं मैं गेहूँ से आपसे जौ ले लूँगा, आप हमसे जौ
ये विनिमय प्रणाली है, बस तो है। कला और उद्योग, रथ निर्माण, बुनाई, कुम्हारी, आभूषण का ज्ञात नहीं था। ऋग वैदिक काल में लोहे का उपयोग नहीं मिला है, ध्यान रखना। सांस्कृतिक और साहित्यिक, सांस्कृतिक साहित्यिक संगीत, गायन और नृत्य का अंग, वाद्य यंत्र में मृदंग, ढोल, यज्ञ और उत्सव समारोह, सांस्कृतिक आयोजन था। भाषा कैसी थी? वैदिक भाषा कैसी थी? वैदिक सब संस्कृति लयबद्ध और छंदोबद्ध भाषाओं का प्रयोग करता था। छंद कैसे थे? गायत्री, व जगती, अनुष्टुप। ठीक है। साहित्यिक रूप काव्यात्मक, प्रतीकात्मक, दार्शनिक और धार्मिक। महिलाएं भी कवित्री थी, जो समाज के उन्नति का प्रतीक दर्शाता है। दार्शनिक विचार, ऋग्वेद में केवल पूजा नहीं, चिंतन और प्रश्न भी है। नासदीय सूक्त में सृष्टि के रहस्य पर प्रश्न की। ये बताइए कि मंडल में नासदी का उल्लेख किया गया, पढ़ाया हूँ। यह सृष्टि, अब नासदी सूक्त का मतलब प्रश्न करना, ये कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, किसने की, कोई नहीं जानता। इसका मतलब यह सृष्टि कैसे हुई, किस, यह मानव विचार की दार्शनिक शुरुआत थी। भौगोलिक स्थिति, प्रमुख क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, अफगानिस्तान का कुछ भाग। इस सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया, ये कई बार मैं समझा चुका हूँ। नदियाँ सरस्वती, सिंधु, बिपाशा, बितस्ता, पर सरस्वती को नदीतमा, नदी नाम लिखा है, नदीतमा कहा गया है, नदियों की माता। नदीतमा। अब है कि ऋग्वैदिक काल का समापन कैसे हो, क्या कारण थे कि ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के संक्रमण के बाद उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ होता है। ऋग्वैदिक काल का अंत लगभग 1000 ईसा पूर्व चला, यानी कि 1500, 1000 ईसा पूर्व हुआ, यानी कि लगभग 1500 से 1000 तक, 600 सालों तक ये चलता रहा। जब आर्य पूर्व की ओर गंगा के मैदानों में फैलने लगे, यह काल भारतीय इतिहास की नींव बना। से आगे चलकर उत्तर वैदिक समाज और महाजनपदों की उत्पत्ति होती है। अब ऋग्वैदिक काल, यानी कि ऋग्वैदिक समाज की प्रमुख विशेषताएं, 1, 2, 4, 5, 7। ठीक। ये क्लासें अब हम कल करेंगे, आज की क्लास यहीं तक। बाकी आप मिलते हैं कल ऋग्वैदिक काल के समापन पे। अब प्रमुख विद्वान या प्रमुख तथ्य क्या थे ऋग्वैदिक काल में, ये सबको देखते हुए चलेंगे। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, तो मिलते हैं कल नए सिरे से। बाकी पढ़ते रहिए और थोड़ा शेयर करिए आप। बाकी जो लोग थोड़ी वीडियो देख रहे हैं, उसको पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, समझता हूँ, लेकिन जो कन्फ्यूजन हो उसको कमेंट भी करिए। आप लोग ध्यान से बस देखते चलिए, एक पॉइंट, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल।